नीलावंती ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ जिसमें दी गई जानकारी को आसानी से समझा नहीं जा सकता। कहते हैं कि जो इस जानकारी को समझ पाया है वो या तो महान शक्ति को पा गया है, बहुत ज्यादा अमीर हो गया है, या मौत के मुंह में पहुंच गया है। एक ऐसा खतरनाक ग्रंथ जिसे बैन कर दिया गया है। इसे पढ़ना खतरे से खाली नहीं है और ये सरकार तक जानती है। अगर आपको इसके नाम से लग रहा होगा कि ये कोई धार्मिक ग्रंथ है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। फिर भी इसे नीलावंती ग्रंथ कहा जाता है क्योंकि इसमें दी गई जानकारी से महान शक्तियों को पाया जा सकता है। इसमें जानकारी है कैसे पशु पक्षियों से बात की जा सकती है, कैसे जानवरों से बात की जा सकती है, कैसे पेड़ों से बात की जा सकती है, कैसे भूतों से बात की जा सकती है और उनसे इतिहास वर्तमान की घटनाओं की जानकारी निकलवाई जा सकती है। गड़े हुए खजाने ढूंढे जा सकते हैं। इस शक्ति की कोई सीमा नहीं है, यानी कि ये ऐसी शक्ति है जो इंसान बड़ी मुश्किल से पा सकता है। इसे एक वरदान ही कहा जाए, लेकिन इस ग्रंथ के साथ एक शाप भी जुड़ा हुआ है। जो भी इस ग्रंथ को अधूरा पढ़ता है वो पागल हो जाता है, जो भी इस ग्रंथ को पूरा पढ़ता है वो मारा जाता है। आखिर ऐसे खतरनाक ग्रंथ को पढ़ने की गलती कौन करेगा? फिर भी कई महान लोगों ने ऐसे ग्रंथ को पढ़ने की गलती भी की और मौत को अपना लिया। इसी के साथ माना यह भी गया है कई ऐसे लोग जिन्होंने इस ग्रंथ को पढ़ा जिंदा रहे, उन्होंने महान कार्य किए। तो आखिर क्या है इस ग्रंथ की कहानी? आखिर इतने खतरनाक ग्रंथ की जानकारी मैं आपके लिए क्यों लेकर आया हूं और इसे आखिर लिखा किसने है? ऐसे ग्रंथ को किसने लिखा होगा जिसे पढ़ने वाला मारा जाता है? इस वीडियो के अंत तक आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप दुनिया के सभी ग्रंथों को लें तो आपको पता चलेगा हर ग्रंथ को इंसान द्वारा लिखा गया है, यानी कि भगवान द्वारा दी गई जानकारी को पुस्तकों में ढाला गया और उसे नाम दिया गया ग्रंथ। लेकिन नीलावंती ग्रंथ कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है और इसकी जानकारी को किसी मनुष्य ने नहीं लिखा है, बल्कि एक यक्षिणी ने लिखा है। एक ऐसी स्त्री जो कि असल में यक्षिणी थी और उसने नीलावंती ग्रंथ लिखा। और इतने खतरनाक ग्रंथ को बाद में इतने आगे तक कैसे पहुंचाया गया, आपको इस वीडियो में इसकी जानकारी मिलेगी। तो अब शुरुआत से बात करते हैं, आखिर ये नीलावंती ग्रंथ बना कैसे? तो बहुत साल पहले, माना जाता है 100 से 150 साल पहले, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक किसान रहा करता था और उस किसान के एक बेटी ने जन्म लिया। उसकी जो बेटी थी बचपन से ही बाकी सब लड़कियों और लड़कों से अलग थी। बाकी जो भी बच्चे थे वो खिलौनों के साथ खेला करते थे, बाकी बच्चों के साथ खेला करते थे, लेकिन ये जो नीलावंती थी इसे बच्चों के साथ, खिलौनों के साथ खेलना अच्छा नहीं लगता था। वो चींटियों के साथ, छोटे छोटे जानवरों के साथ, पक्षियों के साथ खेला करती थी। और उसका जो पिता था वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाया करता था, कैसे जानवर उसके करीब आ जाते हैं, उसे नुकसान नहीं पहुंचाते, सांप उसके करीब खेलते रहते हैं और पक्षी भी उसके पास बैठ जाते हैं। वो पक्षियों को पकड़ लेती है और पक्षी उससे दूर नहीं भागते, जैसे वो पक्षियों से बात कर सकती थी। अब बचपन में तो बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं, तो गांव वालों को इस तरफ ध्यान नहीं गया। लेकिन जैसे जैसे नीलावंती बड़ी होती गई वो जानवरों से बात कर सकती थी। वो जो भी कहती वो जानवर, पशु पक्षी, सांप, कीड़े मकोड़े वैसा ही करते। यानी कि नीलावंती में अजीब सी शक्ति थी, वो कुदरत की हर चीज से बात कर सकती थी। वो एक तरह से पेड़ों से भी बात कर सकती थी। जो भी पेड़ मर रहे होते या अच्छे खासे होते उनके आकार वो बदल सकती थी, पेड़ों पर लगने वाली चीजें वो बदल सकती थी। ऐसी शक्तियां उसके पास थी। और धीरे धीरे गांव वालों को लगने लगा कि नीलावंती कोई साधारण स्त्री नहीं है, कोई साधारण लड़की नहीं है, इसमें कुछ तो ऐसा है जो इसे बाकियों से अलग करता है। अब ये बात नीलावंती के पिता को भी पता लगना शुरू हो गई थी। शुरू में नीलावंती बच्ची थी तो उसे कोई कुछ कह नहीं रहा था। धीरे धीरे नीलावंती बड़ी होती गई और जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसे कुदरत के साथ और ज्यादा मिलना अच्छा लगने लगा। वो जब भी शाम होती जंगल में चली जाती और वहां रात को जानवरों से बात करती, पेड़ों से बात करती और धीरे धीरे वो भूतों से बात भी करने लगी थी। अब उसके पिता बार बार उसे समझाया करते कि जानवरों से उसे बातें नहीं करनी चाहिए, बाकी लोग गलत समझते हैं, उसे कोई चुड़ैल समझते हैं, कोई भूतनी समझते हैं। लेकिन अब नीलावंती को लग रहा था कि बाकी जो समझना है समझे, जो मेरी जिंदगी है, मुझे क्या अच्छा लगता है मैं वो करूंगी।
अब इसके बाद नीलावंती के पिता को लगने लगा था मेरी बेटी जवान हो गई है, अब लोग उसे परेशान कर रहे हैं, इस तरह से हो सकता है भविष्य में उसे नुकसान हो। तो नीलावंती के पिता जंगल में चले गए और वहां पर झोंपड़ा बनाकर रहने लगे। इस तरह जंगल में ही वो खेती करने लगे। वहां पर और कोई इंसान नहीं आता था। अब नीलावंती को परेशान करने वाला कोई नहीं था। नीलावंती भी खुश थी, उसके पिता भी खुश थे। लेकिन बहुत समय बाद नीलावंती हर रात जंगल में जाया करती थी, भूतों से बात किया करती थी। वहां जंगल में जो भी गड़े हुए खजाने होते वो पशु पक्षियों से, जानवरों से पता कर लेती और इस तरह वो काफी धनवान भी हो गए थे। उनके पास हर चीज आ गई थी और ये नीलावंती के कारण हुआ था। नीलावंती जानवरों से हर राज उगलवा लेती थी। जानवर अपनी आंखों से जो भी देखते उनके दिमाग में वो छवि छपी हुई होती, क्योंकि उन्हें बोलना नहीं आता इसलिए वो किसी को बता नहीं पाते। लेकिन नीलावंती के पास वो ज्ञान था जिससे वो पशु पक्षियों से भी बात कर पाती थी और हर जानकारी निकलवा लेती थी। इसके बाद उसे जंगल में बहुत सारे भूत प्रेत भी मिलने लगे। वो भूतों से बात भी करने लगी। इतिहास की हर जानकारी वो भूतों से पता कर लेती। जो भी ज्ञान चाहिए होता है वो भूतों से जान लेती थी। इससे उसका दिमाग भी बड़ा होता गया। देश और दुनिया की हर जानकारी उसे मिलती गई। इसी तरह एक बार रात के वक्त वो जंगल में थी, तभी बहुत आगे एक व्यापारी एक सड़क से गुजर रहा था। जब वो व्यापारी सड़क से गुजर रहा था तो उसकी बैलगाड़ी को आगे लुटेरों ने घेर लिया। इसके बाद अब वो व्यापारी बहुत ज्यादा डर गया, क्योंकि लुटेरे उसे मारना भी चाहते थे। वो व्यापारी किसी तरह से बचता हुआ जंगल के बीच पहुंच गया। वो उन लुटेरों से भाग रहा था और छिप रहा था। वहीं पर नीलावंती भी एक पेड़ के पीछे बैठकर अपना जो काम कर रही थी, कुछ जानवरों से बात कर रही थी। इस तरह वो व्यापारी जब उसके पास पहुंचा, वो लुटेरे उसे जंगल में ढूंढ रहे थे, लेकिन उसे चोट बहुत लगी थी। तो वह व्यापारी नीलावंती के पास आकर बेहोश हो गया। जब नीलावंती ने ये देखा तो उसने उस व्यापारी की मरहम पट्टी की। इसके बाद उस व्यापारी को होश आया, तब तक लुटेरे वहां से जा चुके थे। जैसे ही उस व्यापारी ने आंख खोली, अब नीलावंती उसके सामने थी और नीलावंती इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि उसे देखते ही वो व्यापारी बहुत ज्यादा मोहित हो गया। तब नीलावंती ने उसकी मरहम पट्टी भी की, उसकी सेवा भी की। इसके बाद उसे खाना भी खिलाया और उस व्यापारी को नीलावंती से प्यार हो गया। तब उस व्यापारी ने नीलावंती को कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुमसे ज्यादा सुंदर लड़की आज तक मैंने कोई नहीं देखी। लेकिन नीलावंती ने एक शर्त रखी। नीलावंती ने कहा, मैं तुमसे शादी कर सकती हूं, लेकिन हर रात मैं जंगल में आया करूंगी। तुम सवाल नहीं पूछ सकते कि मैं जंगल क्यों जा रही हूं, क्या करने वाली हूं। इसलिए अगर ये शर्त तुम मानते हो, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं। अगर शर्त नहीं मानते तो तुम यहां से जा सकते हो। अब वो व्यापारी नीलावंती पर इस तरह मोहित हो चुका था कि वो नीलावंती की हर बात मान रहा था, तो उसने हाँ कर दिया। इसके बाद दोनों ने शादी कर ली और उस व्यापारी का जो घर था वो आगे वाले गांव में था। तो वो व्यापारी नीलावंती को लेकर उस गांव में चला गया। अब वहां पर वो सुखी रहने लगे। लेकिन नीलावंती दिन के वक्त उसके साथ रहती, गांव में रहती, और रात के वक्त वो जंगल की तरफ बढ़ जाती, क्योंकि वो जंगल में रहना चाहती थी, जानवरों से बात करना चाहती थी। और तब तक उसने वहां सूखे हुए मोटे पत्तों पर अपनी सब जानकारी लिखना भी शुरू कर दिया था। अब तक वो समझ गई थी कि जो जानकारी उसके पास है वो जानकारी किसी और के पास नहीं है, ना भूतों के पास है, ना इंसानों के पास है। अब ये जानकारी उसे कहीं ना कहीं लिखनी होगी ताकि ये लुप्त ना हो जाए। कैसे जानवरों से बात की जाती है, कैसे पशु पक्षियों से बात की जाती है, कैसे कीड़े मकोड़ों से बात की जाती है और कैसे भूतों से, इन दूसरी दुनिया की शक्तियों से बात की जाती है। वो हर जानकारी को पत्तों पर लिखती जाती और रात को नए नए इलाकों में जाती रहती ताकि नए भूतों से बात हो पाए, नए जानवरों से बात हो पाए। और जंगल में कोई भी जानवर उसे नुकसान नहीं पहुंचाया करता था, क्योंकि वो हर जानवर को कंट्रोल कर लेती थी। लेकिन उस गांव में हर रात नीलावंती को इस तरह से जंगल जाते हुए देख कई गांव वालों ने उसका पीछा किया। इसके बाद वो जंगल के बीच में जाती और कहीं गायब हो जाती। तो गांव वालों को शक होने लगा था और उस समय गांव में बच्चे गायब हो रहे थे। वहां पर कई इस तरह घटनाएं हो चुकी थी कि लुटेरे बच्चों को उठाकर ले जा रहे थे और गांव वालों को यह शक था कि नीलावंती तो नहीं जो बच्चों को उठा रही है और जंगल लेकर जा रही है। तब नीलावंती जंगल में जाती थी और वहां उसे एक पिशाच मिला। उस पिशाच ने जो जानकारी दी, नीलावंती के होश उड़ गए। अब उस पिशाच के पास जानकारी थी कि तुम ये सब जान पा रही हो, तुम साधारण लड़की नहीं हो। अब उस पिशाच ने बताया कि तुम्हारे पास जो शक्तियां हैं वो साधारण इंसानों के पास नहीं होती, तुम एक यक्षिणी हो।
जरूर तुम इस शरीर में फंस गई हो, किसी शाप के कारण, किसी वरदान के कारण, लेकिन अंदर से तुम हमेशा यक्षिणी रहोगी और तुम्हारा जो जीवन है वो यहाँ पर नहीं है। यक्ष यक्षिणियों का अलग लोक होता है, तुम्हें वहां पर जाना होगा, लेकिन वहां जाना आसान नहीं है। उसके लिए तुम्हें मंत्रों जाप करना होगा, तुम्हें साधना करनी होगी, बलि देनी होगी, उसके बाद वो रास्ता तुम्हारे लिए खुलेगा। पहले तुम जाप करना शुरू कर दो, उसके बाद मैं तुम्हें जानकारी दूंगा कैसे तुम अपने लोक में जा सकती हो। अब नीलावंती को पता चल गया था कैसे वो अपनी दुनिया में जा सकती है। हर रात वो यहाँ पर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती, साधना करने लगती। अब उसके पास पशु पक्षी थे जो बलि देने को तैयार थे। वो बिना उन्हें दर्द दिए बलि दिए जा रही थी और वहाँ खून के छींटे बिखेर देती। उसे साधना का पता था, लेकिन अंत में क्या होगा ये पता नहीं था। और गांव वाले जो उसका पीछा किया करते इस पेड़ तक पहुंच गए थे। उन्होंने देखा कैसे नीलावंती यहाँ पर आकर बैठ जाती है, साधना करने लगती है और जानवरों की बलि देती है, जिससे आसपास खून के छींटे बिखरने लगते हैं। अब वहां उन्होंने किसी बच्चे को तो नहीं देखा था, लेकिन उन्हें ये शक होने लगा था कि नीलावंती एक जादूगरनी है। वो यहाँ पर डायन बनने के लिए इस तरह मंत्रों का जाप कर रही है। उन्होंने अब नीलावंती के पति को भी बताया, लेकिन नीलावंती के पति ने उस शर्त को अपनाया था कि रात को वो कहाँ जाती है वो सवाल नहीं करेगा। इस तरह बहुत दिन बीत गए थे और नीलावंती को पता चल गया था कैसे वो अपनी दुनिया में जा सकती है। पास में ही एक नदी थी और पानी के रास्ते ही उस दुनिया में जाया जा सकता है। उसे उस पिशाच ने बताया था कि जब तुम इस नदी के पास पहुंचोगी तो एक कश्ती आएगी। उस कश्ती पर एक ऐसी शक्ति होगी जो चप्पू चला रही होगी और तुम्हें उसे एक तावीज देना है और वो तावीज उस कश्ती के आने से पहले वहां लाश पर बंधा हुआ होगा। पीछे से तैरती हुई कोई लाश आएगी, कहीं पर कोई मरा होगा, उसकी कलाई पर वो तावीज है। जैसे ही वो लाश तैरती हुई आएगी उसका तावीज उतार देना, अपने पास पकड़ कर रख लेना और उस लाश को आगे बहा देना। उसके बाद तुम्हें वो कश्ती नजर आएगी जो तुम्हें साधना के कारण मिली है और जिंदगी में एक बार मिलती है। वो कश्ती यहाँ से निकल जाएगी, तुम्हें उस कश्ती चलाने वाले को तावीज देनी होगी, वो तुम्हें उस कश्ती पर चढ़ने देगा, उसके बाद तुम्हारी दुनिया में ले जाएगा। आखिरकार जिसकी तलाश थी मुझे इतने सालों से वो मेरे हाथ में आ ही गया। अब इस नीलवंती ग्रंथ की बदौलत मुझे इस संसार का स्वामी बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एक चोर जिसने कुछ घंटों पहले ही एक आश्रम से नीलवंती ग्रंथ को चुराया था, अपने घमंड में चूर बेतहाशा हंसता ही जा रहा था। कुछ देर हंसने के बाद उसने एक वट वृक्ष के आगे अपना आसन लगाया और उस ग्रंथ को पढ़ना प्रारंभ किया। हर पलटते पन्ने के साथ उसकी आंखों में अग्नि का तेज बढ़ता ही जा रहा था और उसके शरीर से एक नीली रोशनी निकलने लगी। मगर इससे पहले कि वो ग्रंथ को पूरा समाप्त करता, उसने बीच में ही ग्रंथ को छोड़ते हुए कहा, जिस ज्ञान की मुझे जरूरत थी वो तो मुझे प्राप्त हो चुका है। लेकिन तभी इतना कहकर उसने ग्रंथ को बंद कर एक कोने में फेंक दिया और दक्षिण दिशा में बैठ एक मंत्र को बुदबुदाने लगा। चमगादड़ों के एक झुंड ने उस पर धावा बोल दिया। चमगादड़ों के इस झुंड ने उसके मुंह को काट खून से छलनी छलनी कर दिया। इतना काफी नहीं था तो एक अजगर उसके शरीर पर लिपट गया और अपनी पकड़ ऐसी कसी कि धीरे धीरे उसकी सारी हड्डियां और पसलियां टूटने लगी और देखते ही देखते वो मौत की गोद में सो गया। दरअसल जिस किताब को उस चोर ने किनारे पर फेंका था वो बेहद ही खतरनाक नीलवंती ग्रंथ थी, जिसके काले और गहरे राज बहुत ही कम लोग जानते हैं और भारत में इस ग्रंथ पर प्रतिबंध लगा हुआ है। राजू, जो कि नागपुर का एक किसान था, अपनी बैलगाड़ी में अनाज ढो बड़े नगर की ओर जा रहा था। कई घंटों के सफर के बाद जब उसका पानी खत्म हो चला, इस भीषण गर्मी का असर सिर्फ राजू पर ही नहीं बल्कि उसके बैलों पर भी होने लगा था, जिससे उनकी गति धीमी होती चली जा रही थी। राजू की नजर सड़क से दूर जंगल के अंदर एक घने नीम के पेड़ पर पड़ी। उसने राहत की सांस ली और कहा, ताकि वो उस नाव पर चढ़ पाती।
तब वहाँ अब इस सांझ में सफर ठीक नहीं रहेगा। पेड़ के पीछे छिपी ऊपर से बिना जल के बैल और नीलावंती के सामने गया, आगे का सफर तय नहीं कर पाएंगे। तब नीलावंती इसलिए हैरान आज रात यहीं रुकना बेहतर होगा। इतना कहकर राजू ने अपनी बैलगाड़ी को उस नीम के पेड़ के किनारे लगाया और अपने बैलों को खूंटे से बांध खुद चटाई डाल नीम के पेड़ की छांव में सो गया। राजू घोड़े बेचकर सो ही रहा था कि अचानक एक शोर से उसकी आंखें खुल गईं। उसने उठकर देखा तो 3 डाकू उसकी ओर हाथ में मशाल लिए हुए आ रहे थे। राजू को उस पर सिर्फ अपनी जान बचाने की सूझी और उसने भागना ही बेहतर समझा। राजू अपनी जान बचाने के लिए जंगल के और अंदर भागता चला गया। डाकुओं को सिर्फ सामान लूटने से मतलब था, मगर फिर भी एक डाकू कुछ और अशरफियों के लालच में राजू का पीछा करने लगा। उसने दौड़ते दौड़ते अपनी कमर से एक खंजर निकाला और सीधा राजू की ओर निशाना लगाया। खंजर राजू की पीठ में धंस चुका था, जिसके चलते वो जमीन पर गिर पड़ा। मगर इससे पहले कि वो बेहोश होता, उसे अपने सामने एक बेहद सुंदर लड़की आती हुई दिखाई दी। राजू ने जब अगली सुबह अपनी आंखें खोली तो पाया कि वो एक कुटिया में है। उसका कुर्ता उतरा हुआ था और उसकी पीठ पर मोटी पट्टी बंधी हुई थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, बेहोश होने से पहले उसने जिस कन्या को देखा था वो मटके में पानी भर कुटिया में अभी प्रवेश कर ही रही थी। राजू ने बैठते हुए उससे पूछा, चढ़ नहीं पाई और अब भी उन जंगलों में भटकती रहती है। आखिर वहाँ पर कौन हो तुम? लालची लोगों का और ये कौन सी जगह है? लेकिन अब बात करते हैं ग्रंथ की। तो ग्रंथ एक एक करके अलग अलग हाथों में पहुंचता गया। इसकी भाषा को समझना आसान नहीं था, इसे ट्रांसलेट करना आसान नहीं था। कहा जाता है कि कुछ महान लोगों ने तब इस ग्रंथ को ट्रांसलेट करने की कोशिश की। एक मंदिर के पुजारी जिसके पास काफी ज्यादा बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरी जान बचाने के लिए। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? और इसके मेरा नाम राजू है। आगे बढ़ाया जिसका नाम था नीलावंती ग्रंथ। अब ये ग्रंथ दुनिया तक पहुंचने लगा था और इसके कारण कई मौतें हुई, कई लोग पागल। नाविका के इतना कहते ही राजू वापस लेट गया। कोई भी इसे राजू कुछ दिन तक नाविका के साथ उसी कुटिया में रहने लगा और कहा जाता वो रोज राजू की मरहम पट्टी करती, उसे अपने हाथों से भोजन खिलाती और राजू चूल्हे के लिए लकड़ियां काटने में उसकी सहायता करता। राजू नाविका की खूबसूरती से बेहद मंत्रमुग्ध हो चुका था। आखिरकार जब राजू की स्थिति में कुछ सुधार आया तो उसने जाने से पहले नाविका का हाथ थामा और कहा, नाविका, तुमने मुझे नई जिंदगी दी है और भला मैं अपनी इस जिंदगी को कैसे छोड़कर जा सकता हूँ? जब नीलावंती ग्रंथ लगा तो वो इसे भी ट्रांसलेट करने लगे और तब से ये मान्यता है कि तुमने जिस तरह मेरी सेवा की है, तुमने तो मेरा दिल मोह लिया है। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। निश्चित थी। नाविका अपना हाथ छुड़ा कुटिया से बाहर जाने लगी। राजू ने तुरंत उसका हाथ पीछे से पकड़ लिया और कहा, मेरी आंखों में देखकर कह दो, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो मैं हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। नाविका की आंखें भी ये सुनकर नम हो चुकी थी। उसने करीब आकर उसके सीने पर हाथ रखते हुए कहा, ट्रांसलेट किया गया था, बनाई गई थी और कहा जाता है कि इसे पढ़ना खतरे से खाली नहीं है। इसे ट्रांसलेट करके आसान भाषा में बना तो दिया गया है, लेकिन आसान भाषा में बनने के बाद ये और ज्यादा खतरनाक ग्रंथ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नाविका। आसान भाषा में तुम्हारी सारी मजबूरियां अब मेरी, मैं अपना दुख और सुख दोनों तुम्हारे साथ बांटने को तैयार हूँ। बस अधूरा पड़ने पर एक बार मेरा हाथ थाम लो। नाविका ने पीछे हटते हुए कुछ देर सोचा और फिर राजू का हाथ पकड़कर बोली, कैसे किया जा सकता है? वो कहते हैं कि इसका इस्तेमाल करते हैं और कई इसका इस्तेमाल से बड़ी बड़ी शक्तियां पा चुके हैं, लेकिन इस ग्रंथ राजू ने बिना ज्यादा सोचे नाविका की दोनों शर्तों के लिए हामी भर दी। तो पहली शर्त थी कि राजू नाविका के साथ उसी कुटिया में रहेगा और बाहर की दुनिया से सारे रिश्ते नाते तोड़ देगा। और दूसरी ये कि वो उससे कभी ये नहीं पूछेगा कि वो रात को कहाँ जाती है। अब इस पर बहुत राजू और नाविका अपना जीवन खुशी से व्यतीत करने लगे। राजू दिन में लकड़ियां काटता और भेड़ें चराता और नाविका के साथ अपने छोटे से खेत में खेती करता। रात होते ही दोनों मेड़ पर बैठ गीत गुनगुनाते या बिस्तर में एक दूसरे से किसी सांप के जोड़े की तरह लिपट रहे जानकारी होने वाली है। पर गहरी रात होते ही नाविका लालटेन ले कहीं निकल पड़ती और सूरज के निकलते ही कुटिया में वापस आ जाती। कई रातों तक ये सिलसिला चलता रहा। एक रात जब राजू से रहा नहीं गया तो वो कंबल ओढ़ उसका पीछा करते हुए जंगल